हेलो एवरीवन। मैं सी मनीष कोठारी स्वागत करता हूँ शेयर फाउंडेशन अकाउंटिंग की इस क्लास में। आज हम चैप्टर 3 देखने वाले हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जैसे कि आपको पता है कि दिन प्रतिदिन जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो बैंकों के द्वारा थ्रू हो रहा है। अभी जो नया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जमाना है, तो हर एक ट्रांजैक्शन है वो बैंकों के अकाउंट के माध्यम से ट्रांसफर हो रहा है, फंड ट्रांसफर। तो यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का महत्व बहुत अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में होगा। पहली बात तो ये है कि हम बैंक को जैसे आपको बैंक के बारे में अच्छी तरह से अगर मालूम है, उसके ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं वो अगर मालूम, तो आप ये चैप्टर को बेटर तरीके से कर पाओगे। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? जो हमारा ओल्ड सिलेबस था, आप सिलेबस, लेकिन ओल्ड सिलेबस में हर एक एग्जाम के 5 मार्क या तो 10 मार्क का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से इनवेरेबली पूछा गया। और ये नए सिलेबस में भी इसका इम्पोर्टेंस इतना है कि या तो 5 या तो 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे ब्यूटीफुल चीज अगर कोई ये इसकी है, तो वो ये है कि अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आते हैं तो बहुत आसानी से होगे, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं, सिंपल आपको समझना है। ना तो कोई आपको थियरी वगैरह याद रखना है। आपको अगर कुछ मन में क्लियर रखना है, concepts, बैंक क्या करती है, हम क्या करते हैं, फिर उस दोनों को एक समान ट्रैक पे लाने को रिकंसिलिएशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Bank accepts from people in general, deposit in various forms and lends funds to those who need it. Also invest some funds in property investment. बैंक का ये मुख्य कार्य है। आपने कई बार भी बैंक के बारे में पढ़ा होगा, दो चीजें तो आपके पास आई होगी। बैंक एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल एंड लेंड्स इट टू नीड। इससे क्या होता है कि जो लोग सेविंग करते हैं उसको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, और जिसको फंड की जरूरत होती है उसको बिजनेस चलाने के लिए पैसा मिलता है। उससे क्या होगा कि देश के अंदर मनी सर्कुलेशन अच्छी तरह से चलता है। Money which would have been otherwise idle is put to use and is made available to those who need it. Those who deposit the money are able to withdraw it according to the set terms and conditions. जो लोग पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उसको जब जरूरत होती है तो वो विड्रॉ कर सकता है। और उसके लिए बैंकों ने कुछ नियम बनाए, रिजर्व बैंक ने कुछ नियम। भारत के अंदर बैंक को गवर्न करने वाली, कंट्रोल करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? रिजर्व बैंक, जिसे हम शॉर्ट में आरबीआई कहेंगे। अब भारत के अंदर बहुत सारी बैंक्स हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप है, प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, आईडीबीआई, एक्सिस, कोटक सब है। यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी बैंक मिसिंग है। ऑफ कोर्स भारत की मार्केट कैपिटलाइजेशन पर आधारित सबसे बड़ी बैंक है, वो है एचडीएफसी। तो इतनी सारी बैंक्स है, इस सबको मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ। मैं प्राइवेट सेक्टर में इसी को नंबर 1 स्थान है, अभी दूसरे नंबर पर आईसीआईसीआई बैंक है। तो ये सारी बैंक्स करती क्या है, उसके बारे में हम समझ कर बाद में आगे बढ़। Apart from deciding deposit from and handling cash transaction on behalf of its customer, the bank also renders some other useful services as indicated below. मैं आपको इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में जब ये शब्द सामने आए तो आपके लिए ये आसान हो। इसके लिए हमें यहाँ पर दिए गए हर एक ट्रांजेक्शन को समझना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिपॉजिट और एडवांसेस की।
देखिए ये जो स्क्वायर जैसा लग रहा है उसे हम बैंक कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग जो हो गए जिसके पास पैसे हैं वो क्या करेंगे, ये जो पैसे है अपना वो इसमें डिपॉजिट करें। बैंक क्या करेगी, जब इनको जरूरत होगी पैसे रिटर्न करेंगी और विथ इंटरेस्ट रिटर्न। तो ये एक ये फंक्शन हो गया डिपॉजिट। डिपॉजिट के कई प्रकार हैं, लेकिन जो फेमस है वो एक है सेविंग बैंक अकाउंट, जिसमें डिपॉजिट आप करेंगे तो आपको बहुत ही कम ब्याज मिलेगा, लेस देन 3%। और आप जब चाहे पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए ऐसा ही सेम अकाउंट है, करंट अकाउंट जिसे कहते हैं, जिसमें व्यापारी पैसा जमा करवाएंगे तो बैंक कोई ब्याज नहीं देगा, वो पैसा ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन उनके पास जो चेक वगैरह आएंगे उसका कलेक्शन वगैरह सारी चीजों के लिए बैंक जो है वो हेल्प करता है ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए। तो ये करंट अकाउंट। अगर आपको लंबे अरसे तक बैंक में पैसा रखना है, 1 साल 2 साल 3 साल या तो ज्यादा से ज्यादा 10 साल, या तो फिर 3 महीने 6 महीने 8 महीने, लेकिन तब तक आप पैसे नहीं उठा पाओगे विदाउट पेनल्टी, तो उसे फिक्स डिपॉजिट। अब बैंक इन रुपयों का करता क्या है, तो रिजर्व बैंक ने बोला है कि भाई आपके पास अगर 100 रुपीज है तो आपको दो रेशियो मेंटेन करने पड़ेंगे, एसएलआर और सीआरआर। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, परेशान हो जाएंगे। लेकिन आप समझ लीजिए कि 30 रुपीज दोनों मिलाकर बैंक को छोड़ के 70 रुपीज बैंक एडवांस कर सकती है। एडवांस माने क्या, एडवांस मीन्स लोन्स। बैंक ये लोन किसको देगी, ऑफ कोर्स जो जिसे चाहिए, कोई बिजनेस हाउस है या तो फिर इंडिविजुअल्स में कोई होम बनाना मकान, मतलब होम लोन देते हैं बैंक, कार लोन लेने के लिए बैंक पैसा देती है, स्टूडेंट्स होता है तो एजुकेशन लोन देती है। तो ये सब को बैंक नहीं देगी। रिटर्न में ये लोग क्या करेंगे, ये पैसा वापिस लौटाएंगे प्लस इंटरेस्ट। तो बैंक की जो इनकम है मेनली वो कहाँ से आती है, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। बैंक का मेजर खर्चा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ओके, तो इतनी बात हो गई। अब हमें और बात करनी है कि भाई ये जो दूसरे फंक्शंस यहाँ पर दिखाए वो क्या है, तो उसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहला है डिस्काउंट प्रॉमिसरी नोट्स और हुंडीज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है उसका एक पूरा चैप्टर है, तब तो डिटेल में समझेंगे। अभी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट को समझ लें। अब ये दो व्यापारियों के बीच में पहले मामला आता है और फिर बाद में बैंक जो है वो उसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं दो व्यापारियों के बारे में। एक व्यापारी है जिसे हम सेलर कहें, दूसरा है जिसे हम परचेजर कहें। इस व्यक्ति को स्टॉक चाहिए, अभी गुड्स या सर्विसेज चाहिए, लेकिन उनके पास इमीडिएटली फंड नहीं है, पैसा उसका आने वाला है या कुछ भी है। वही यह व्यक्ति को कहता है सेलर को कि मैं आपको 3 महीने या 6 महीने का पैसा दूंगा। सेलर कहता है ठीक है, फाइन, आप एक काम कीजिए, बिल ऑफ एक्सचेंज मुझे दे दीजिए। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, जब वो किसकी फेवर में होगा, सेलर की फेवर में होगा। उसका ड्रॉवर कौन होगा, परचेजर होगा। परचेजर ये बिल को एक्सेप्ट करके सेलर को दे देता है। सेलर के पास से स्टॉक चला गया, बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, जिसका पैसा 3 महीने बाद मान लीजिए कि मिलना है। तो वो क्या करेगा, उसको तो अभी पैसे चाहिए, तो वो अपनी बैंक के पास आएगा और सेलर की बैंक के पास ये जाएगा। सेलर ये कहेगा कि ये मेरा बिल है 1 लाख रुपए का, आप मुझे
इसके सामने पैसे दे दीजिए। जब आपके पास पैसे वापिस आ जाए तो आप उनमें से वो पैसे ले लेना। बैंक कहती है फाइन, हम आपको पैसा, लेकिन आपको पैसा पूरा 1 लाख नहीं देंगे। तो बोले कितना दोगे? तो क्या हम इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लेते हैं। मान लीजिए कि 10% इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स, कितना होगा? 1 लाख है तो 3,000 रुपये 1 साल का, और 3 महीने का जो होगा तो कितना होगा? सॉरी, 10,000 1 मंथ का, 1 ईयर का, और 3 महीने का 3,000 रुपया। तो बैंक ये बोलेगा कि भाई हम आपको अभी 97,000 रुपीज हमारा पैसा काट कर दे रहे हैं। आपका ये बिल वगैरह के हैंडलिंग चार्जेस हमारा होगा, वो भी 1,000 रुपया लगेगा, तो आपको 96,000 मिलेगा। ये सेलर बोलता है फाइन, मुझे दे दो अभी। तो सेलर को क्या फायदा है? आप सोचोगे कि 1 लाख के ऊपर 4,000 देकर, मतलब 4% देकर वो क्या कर रहा है? उसे पैसा ऑन द स्पॉट मिल, तो ऑन द स्पॉट मिल गया तो वो अपना दूसरा व्यापार को आगे बढ़ा पाए। बैंक को क्या फायदा है? बैंक को ये फायदा है कि उसको 10% इंटरेस्ट और हैंडलिंग चार्जेस मिल रहा है। परचेजर को क्या फायदा था? उसको अपना काम हो गया, उसको 3 महीने बाद पेमेंट करना था। अब बैंक क्या करेगी? 3 महीने बाद ये बिल परचेजर की बैंक को भेजेगी, तो इसकी बैंक के पास ये बिल आएगा, परचेजर के अकाउंट में से वो पैसा काट लेगा और इस बैंक को भेज देगा। तो ये पूरा ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स और हुंडीज। तो आई होप कि आप इसका पूरा ट्रांजेक्शन फ्लो समझ में आ गया होगा। The bank discounts promissory notes or hundies. It enables a customer to receive the cash before the due date in consideration of a small charge called discount. तो यहाँ पर मैंने जो इंटरेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया और 3,000 रुपये बैंक ने काट लिए, इसे क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। यहाँ पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये सब ट्रांजेक्शन में आपको विस्तार से क्यों समझा, क्योंकि जब आपके सामने एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा तो उसमें सिंपली लिखा होगा कि सो एंड सो पर्सन इज डिस्काउंटेड द बिल ऑफ ₹1 लाख। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा कि इस अकाउंट का मतलब क्या है। कभी कभी क्या होगा, परचेजर की बैंक में, बैंक ने भेजा बिल ऑफ एक्सचेंज और परचेजर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, या तो उसके पास पैसा नहीं है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, तो उस वक्त क्या होगा? वो पैसा ही नहीं दे पाएगा। इन दैट केस देयर विल बी डिसऑनर। ऐसी ही चीज में चेक में भी, हम्म? चेक भी डिसऑनर हो सकता है। तो जब चेक डिसऑनर होता है तो वो क्या होता है? वापिस आता है। तो ये डिसऑनर की एंट्री भी हमारे पास आएगी। सो बी रेडी फॉर। नाउ सेकंड थिंग, डिस्काउंट इज क्लियर। दूसरी चीज है, बैंक अलाउस ओवरड्राफ्ट टू इट्स गुड्स कस्टमर so that they can make payments even when they do not have sufficient balance in the bank. Of course, the overdraft facility is generally secured and must be cleared later. आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप एक व्यापारी हो और आपने, यू आर ए बिजनेस, आपने एक व्यक्ति को, आपके सप्लायर को 10 लाख का चेक दिया है। अब जब ये चेक सप्लायर आपकी बैंक को भेजेगा तो बैंक के पास ही चेक आएगा। बैंक ने देखा आपके अकाउंट में बैलेंस तो सिर्फ 9,50,000 है, तो क्या होगा? बैंक को लगेगा कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो, आपका चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। चेक बाउंस हुआ तो मार्केट में बेइज्जती होगी और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बैंक क्या बोलती है कि आपको अभी हम ये 10 लाख रुपया इस चेक को पास करके दे देते हैं, आप विद इन अ वीक या तो विद इन अ मंथ आप एक लेटर भिजवा दो कि आप कितने टाइम के अंदर इसको पे कर दो। तो 9,50,000 वॉज द बैलेंस। आपका चेक डेबिट हुआ 10 लाख का, आपके अकाउंट में बैलेंस क्या हो जाएगा? -50।
दिस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। आपके अकाउंट में जो था उससे भी ओवर ड्रॉन कर दिया, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। अब आप जब दूसरे दिन, तीसरे दिन या एक हफ्ते में आपके पास फंड आ जाएगा तो आप क्या करोगे, उस चेक को 50,000 तो पास आपका जो है उसको बैंक को परत कर दोगे। और बैंक अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज करती है, जनरली इसका 16% या 18% चार्ज होता है, तो वो आप कुछ दिनों के लिए पे करें। सो दिस इज ओवरड्राफ्ट, बट वन इम्पोर्टेंट थिंग ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी अकाउंट ओवरड्रॉन होता है, इट इज एज गुड एज लोन। अगर ये लोन है तो हमारी क्या बनती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी बनती है तो जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, बैंक के अकाउंट को हमेशा डेबिट दिखाते हैं, उसके बजाय क्या दिखाना पड़ता है, क्रेडिट। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। बैंक ग्रांट्स डिफरेंट टाइप ऑफ द लोन। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब है डे टू डे आपको बिजनेस में हैंडलिंग करने के लिए जो लोन दी जाती है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हूँ, मान लो मैं एक बड़ा स्टोर बना रहा हूँ, डी मार्ट जैसा, एक रिटेल स्टॉक है। तो मुझे क्या चाहिए, इतना सारा स्टॉक खरीदने के लिए पैसा। तो मैं बैंक के पास आऊंगा, तो बोलूंगा कि मुझे 1 CR यानी कि 1 करोड़ की जरूरत। बैंक बोलेगी ठीक है, आप 1 CR हम आपको देंगे, जैसे जैसे आपका सेल हो आप इसको अपने अकाउंट में जमा कर दें। तो इस प्रकार की लोन को जनरली कैश क्रेडिट कहते हैं। इट इज एज गुड एज ओवरड्राफ्ट, बट ओवरड्राफ्ट इज जनरली अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ पेपर बेस्ड सिक्योरिटी। जबकि अगर यहाँ पर क्या होगा, जो आप 1 करोड़ से स्टॉक लोगे उसके ऊपर बैंक अपना एक एप्लीकेशन क्रिएट करेगा, सो इट विल बी टर्म्ड एज ए वर्किंग कैपिटल। अब दूसरी एक लोन होती है, मान लीजिए कि आपको डीमार्ट जैसा बड़ा स्टोर बनाना और आपको परचेज करना है बिल्डिंग। तो शॉप बिल्डिंग, आप कोई मॉल में गए, वहां पर आपने देखा, पूछा कि भाई मुझे ये फ्लोर खरीदना है, वो बोला 50 करोड़ रुपया लगेगा। तो आप क्या करोगे, बैंक के पास जाओगे। बैंक के पास आप गए, आपने कहा कि भाई मेरे पास 5 करोड़ है, 45 करोड़ चाहिए। बैंक बोलेंगे ओके, वी विल प्रोवाइड द लोन, you have to repay within 10 years or 5 years or 8 years, depends upon the terms। तो इसे क्या बोलते हैं, ये किसके लिए होती है, डे टू डे बिजनेस के लिए नहीं। ये या तो आपको फिक्स एसेट है, जो कि जिसमें पीपीई शब्द आप इस्तेमाल होता है, प्लांट इक्विपमेंट। तो ये पीपीई के लिए आप जो भी लोन लोगे वो टर्म लोन में आएगा, और इसमें आप मशीनरी भी ले सकते हो, कुछ भी। So its customer for smooth functioning of their operation in case of lack of self-funding available customer. Such financial assistance is the greater help। आई होप के बैंक के बारे में आपको ये समझ में आए। अब और जो काम करते हैं उसको मैं क्विकली समझा देता हूँ। बैंक कलेक्ट्स द अमाउंट ऑफ द डिविडेंड वारंट। अगर कोई कंपनी है तो वो क्या होगा, उसको बहुत सारे कस्टमर को, मान लो टाटा है तो टाटा के 1 लाख कस्टमर शेयर होल्डर्स है, सबके अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट करना। तो वो क्या करेंगे, अपनी बैंक को पूरा लिस्ट देंगे और पैसा देंगे, तो सबके अकाउंट में डिविडेंड का पैसा जमा कर देंगे। दूसरा, ऑन इंस्ट्रक्शन द कस्टमर द बैंक मेक्स पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट एटसेट्रा। तो अब इसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ऐसे इंस्ट्रक्शन आप दे दोगे, मान लो आपको नेटफ्लिक्स, क्या करोगे, आप अपने डेबिट कार्ड या तो क्रेडिट कार्ड से जो इंस्ट्रक्शन देते हो, वो अल्टीमेटली पैसा कहाँ से जाता है, इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैंक अकाउंट। तो ये सर्विस कौन पे करता है, द बैंक सेल्स एंड परचेस शेयर्स। अगर कोई कस्टमर ये मैंडेट या तो इंस्ट्रक्शन देके जाता है कि भाई आप हमारे और से ये शेयर परचेस कर लेना, आईपीओ आता है तो आप इसमें सब्सक्राइब करना, तो ऐसी सर्विस भी बैंक की स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हर एक ब्रांच नहीं देती। इट इज पार्ट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस। मनी कैन बी रेमिटेड टू अनदर प्लेस और पर्सन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मान लीजिए कि आपको सीए का कोर्स ज्वाइन करना, क्या करो, ऑनलाइन पेमेंट आप करते हो, तो उस वक्त आप अपने
पेरेंट का या खुद का अकाउंट का इस्तेमाल करते हो, तो ये फंड जो है आपके अकाउंट में से आईसीआई के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ये काम कौन करता है? बैंक करती है। ये पूरा ऑटोमेशन हो चुका है, लेकिन पहले जब ऑटोमेशन नहीं था तो बैंक क्या करती थी, आपको डिमांड ड्राफ्ट इश्यू करती थी, तो उसके आधार पर हम आज भी डिमांड ड्राफ्ट है वो कहीं जगह पर हमें इस्तेमाल कर। अब बैंक जो काम करता है, कभी कभी किसी को गारंटी चाहिए, तो बैंक जो है वो सिक्योरिटी के सामने गारंटी देता है। लेटर ऑफ क्रेडिट, अगर किसी को फॉरेन में बिजनेस करना है, मान लो मुझे इंपोर्ट करना है 10 करोड़ रुपीस का, तो अमेरिका में तो मुझे कोई पहचानता नहीं, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने यूएस वाले सप्लायर को बोलूंगा कि आप ये 10 करोड़ का इक्विपमेंट मुझे भेज दो, वो बोलेगा कि सब आप ना, कोई अच्छा खासा बैंक है उसके पास से लेटर ऑफ क्रेडिट। सो वो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो कौन गारंटी करता है? बैंक इश्यूज द लेटर ऑफ गारंटी। अगर मैं पेमेंट नहीं करता हूं, तो ये लेटर ऑफ गारंटी के आधार पर सामने वाले व्यक्ति को पैसा मिल जाएगा। बैंक विल पे। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज, मतलब आपको लगा कि भी चलो आपको जाना है दुबई में, और एयरपोर्ट पर गए और आपने वहां पर डेट्स यानी कि खजूर देखा, तो उसको आपको परचेस करना है। फटाक से अपना डेबिट कार्ड निकाला, आपने वहां ट्रांजेक्शन किया, आपके इंडिया के बैंक अकाउंट में वो पैसा कट गया। सो दिस इज द इंटरनेशनल बैंक सर्विस। ओके, तो उस तरह से अभी बैंक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर। अब बात करते हैं बैंक पासबुक। तो बैंक की जो पासबुक होती है, आमतौर पर अभी भारत में सेविंग बैंक पासबुक दी जाती है, करंट के अकाउंट के अंदर स्टेटमेंट है। दोनों का फॉर्मेट एक समान होता है, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। उसमें डेबिट और क्रेडिट किए गए सभी चीजों का ब्यौरा। बैंक पासबुक इज मियरली कॉपी ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए बैंक। ये इंपॉर्टेंट शब्द है। बैंक की जो बुक्स है, बैंक का जो लेजर है, उसमें हमारे नाम का अकाउंट खुलता है। मान लो मेरा सेविंग अकाउंट एसबीआई में है, तो क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने लेजर के अंदर मेरे नाम से एक अकाउंट खोलेगा। अब मैं जितनी बार क्रेडिट करूंगा तो वो क्रेडिट साइड में लिख, जितनी बार मैं पैसा उठाऊंगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। तो ये क्रेडिट एंड डेबिट का सिलसिला जो है वो चलता है। अब कुछ नई टेक्नोलॉजी के कारण इसमें जो थोड़ा बहुत बदलाव आया है, क्या है? बैंक जो है, customer can easily access the bank statement online anytime as facilitated by नेट बैंक। अभी कोई व्यक्ति नेट बैंकिंग उसके पास है तो वो ऑन द स्पॉट अपना स्टेटमेंट देख सकता है। अब ये पासबुक का फॉर्मेट है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि इसको रिकंसाइल कर, ऊपर बैंक का नाम होगा, आपका नाम एड्रेस फ्रंट पेज ऊपर होगा, आपका अकाउंट नंबर का, और सेकंड पेज से शुरू होगा पासबुक का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। तो उसमें सबसे पहले डेट होती है, पर्टिकुलर ऑफ द ट्रांजेक्शन, पैसा जमा हुआ या उधार हुआ, बाय कैश तो आपने कैश डिपॉजिट, बाय चेक तो आपने कोई चेक डिपॉजिट, ड्यू कैश मतलब आपने कैश विड्रॉ किया, ड्यू चेक माने आपने चेक द्वारा पेमेंट। जब आप पेमेंट करते हो वो चेक नंबर यहाँ पर लिखा जाए। बैंक आपको जब चेकबुक देती है, मान लो कि चेकबुक का नंबर 101/110 है, तो ये जो रेंज है उसमें डाल दी जाती है। जब भी आपका चेक पेमेंट के लिए आता है तो इस रेंज में से अगर नहीं है तो आपका चेक बाउंस करेंगे, इन्हीं में से आपका चेक दे। विड्रॉल्स, जो भी डेबिट एंट्री होगी वो विड्रॉल्स होगी, जो भी आप बैंक में पैसा जमा करो क्रेडिट होगा। ये बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट रहता है, लेकिन अगर बैंक आपको ओवरड्राफ्ट देती है तो वो डेबिट। सो दिस इज द फॉर्मेट। आपको लगेगा कि ज्यादा कुछ इसमें है। Bank statement of an account also is a similar form, except that it is on the loose sheet
मतलब पेपर के ऊपर होता है, एंड इट कैन बी एन ऑनलाइन फॉर्मेट। अब आपको ट्रू एंड फॉल्स या तो ऐसी चीजों के लिए ये थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक एटीएम में से भी इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर सकता है। पासबुक जो है वो आपका एटीएम के पास एक मशीन रहता है जिसमें आप पासबुक अपडेट कर सकते हो, तो आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, business houses should also obtain at the end of the year a certificate from the bank, duly stamped and signed, showing the balance which the firm carries with the bank as a date। तो ये एक ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी होती है कभी कभी, या तो कहीं बार आपको कोई, मान लो कि आपको जाना है फॉरेन स्टडी के लिए, तो आपके वीजा वगैरह के लिए भी एम्बेसीज डिमांड करती है कि आपके बैलेंस को सर्टिफिकेट लाइए, बैलेंस सर्टिफिकेट। तो आप जाएंगे और बैंक में अपनी पासबुक दिखाएंगे, बोलेंगे कि देखिए इसमें 1 करोड़ रुपया पड़ा है, आप मुझे सर्टिफिकेट दीजिए, तो लाइक दैट। बैंक बैलेंस shown in the passbook is known as passbook balance for reconciliation। पर अब हमारे काम, पासबुक बैलेंस का मतलब क्या है, बैंक के स्टेटमेंट बैलेंस है वो। The credit balance is for the passbook at a particular point of time is the deposit made by the customer, while debit balance as per passbook is overdraft balance for the customer। इसकी चर्चा आपने, the debit balance in the passbook represents the credit balances with the cash book and vice versa। ये इंपॉर्टेंट है। पासबुक में डेबिट बैलेंस है तो क्या है, ओवरड्राफ्ट है। तो हमारी कैश बुक में हम क्या दिखाएंगे, क्रेडिट बैलेंस। एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या है, हमारे यहाँ बैंक का अकाउंट में पैसा जब पड़ा होता है, ओवरड्राफ्ट नहीं होता है, हमारी बुक में, कैश बुक में, इट इज ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस, मतलब माइनस साइन से है। तो बैंक में क्या होगा, क्रेडिट साइड होगा। तो इस साइड को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि ये रिकंसिलिएशन में ये साइन बहुत ही महत्व। कुछ कुछ आपको ऐसे ही सम दिए जाएंगे जिसमें ये साइन वगैरह का इस्तेमाल होगा, तो अलर्ट भी रहे। तो आगे बढ़ते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। To reconcile means to identify or find out the difference between two different sources and eliminating that difference। रिकंसिलिएशन का क्या मतलब है, पहले तो डिफरेंस को फाइंड आउट करना और बाद में एलिमिनेट भी करना। Whenever we deposit or withdraw money from bank, it is recorded at two places। हमारे यहाँ दो तरह के एंट्रियां होगी, एक तो बैंक कॉलम इन द कैश बुक, हमारी कैश बुक जो हमारे पास है उसमें एक होगा एंट्री, और इट इज एट आवर एंड। ये जो एंट्री होगी एट बैंक, वहां पर बैंक स्टेटमेंट में एंट्री। मोस्ट ऑफ दिस टाइम टू बैलेंसेस डू नॉट मैच। बहुत बार ये बैलेंस नहीं मैच करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वही तो हमें समझना है, और उसको सॉल्व करके आएंगे तो 10 मार्क मिलेंगे। इट इज पॉसिबल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस बाय मैचिंग ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ द टू स्टेटमेंट। मतलब दोनों चीजों को आसपास में रखेंगे, कैश बुक और पासबुक को, और देखेंगे क्या डिफरेंस है और फिर मिलाएंगे। The process of eliminating this difference and bringing the two statements in line with each other is known as reconciliation। And the statement which reconcile the bank balance as per the cash book with the balance as per the passbook by showing all the causes of the difference is known as bank reconciliation statement। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज बीआरएस, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द डिफरेंस बिटवीन पासबुक एंड कैशबुक इज नॉन एज रिकंसिलिएशन, और द स्टेटमेंट व्हिच रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर पासबुक बाय शोइंग ऑल द कॉजेस। कारण कौन सा है, वो कॉजेस ऑफ डिफरेंस वो आपको शो करना है, और इसे क्या कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
हम शॉर्ट में इसे BRS बुलाएंगे। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो समझ लेते हैं। थियरी पार्ट थोड़ा इसमें आपको क्लियर एक बार हो जाए तो सम्स जो हो गए वो इजी रहेंगे, लेकिन ये चैप्टर के अंदर काफी सारे इलस्ट्रेशन है, इसको हम कवर करेंगे, तो ये हो सकता है 2 पार्ट में हो। सो आगे बढ़े। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस? सबसे पहले इम्पोर्टेंस क्या है? ब्रिंग आउट एनी एरर, अब अगर कोई गलतियां हैं दोनों के बीच में तो वो हमें पता चलती है। एनी अनड्यू डिले इन क्लियरेंस ऑफ चेक विल बी शोन अप। मान लो कि आपने एंट्री डाल दी, किसी को चेक दिया और इस तरह से वो चेक कब प्रेजेंट होता है बैंक में, तो आपको पता चलता है कि भाई मैं चेक देता हूँ 7-8 दिन में पार्टी उसे क्रेडिट ले लेती है, या तो कोई आपको चेक देके गया, आप क्या करोगे? बैंक में डिपॉजिट करोगे। अब बैंक सामने वाली बैंक के पास क्लियरेंस में भेजेगा उसको, तो ये फंड कितने दिनों में आता है? आमतौर पर नेक्स्ट डे आ जाना चाहिए, लेकिन अगर 3-4 दिन तक नहीं आया तो वो क्या है? अनड्यू डिले। आपको तुरंत बैंक को पता करना। A regular reconciliation discourages the accountant of the bank from embezzlement of the. This is a unique reason. Anyway, जब ये बैंक के अंदर कोई अगर फ्रॉड करने जा रहा है, तो अगर हम टाइम टू टाइम रिकंसाइल करते हैं तो उसके द्वारा किए गए फ्रॉड से बच सकते हैं। There have been many cases when the cashiers merely made entries in the case book but never deposit the cash in the bank. They were able to get away with it only because of the lack of reconciliation. मतलब ये जो कैशियर है वो पासबुक में एंट्री डालकर बता देता है और बैंक में जमा ही नहीं करता। ये कैशियर किसकी बात हो रही है? कंपनी। It helps in finding out the actual or true position of the bank balance by incorporating the effect of any unclear fund. Unclear fund का मतलब क्या है? किसी ने आपको चेक दिया, आपने बैंक में जमा करवाने के लिए भेजा, लेकिन अभी वो चेक क्लियर होकर नहीं आया, तो ये अनक्लियर फंड है। हालांकि डे बाय डे जो चेक है वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे आगे इस साल में। क्या वजह है? लोग आरटीजीएस और नेफ्ट से ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन हमें इसको समझना और अच्छी तरह से रिकंसाइल भी करना। It will ensure accounting of all the financial transaction incurred by the company during the particular financial year. तो 1 साल के अंदर हुए सभी ट्रांजेक्शन को एंश्योर करना है कि ये ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपकी बैलेंस शीट में। Now write a short note on BRS। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है हमारे टेस्टियल नॉलेज के अंदर। Bank reconciliation statement is prepared as on a particular date to reconcile and explain the causes of the difference between the bank balance as per cash book and the same as per the saving bank passbook or current account statement. At the end of the each month, the balance as per cash book and that as per the passbook should be compared. If there is a disagreement, this balance should be reconciled, stating exact reason of disagreement. The reconciliation is made in statement called the bank reconciliation statement. अगर कोई बड़ी कंपनी रही तो वह हर वीक इसको टेली। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमें पढ़नी है वो है कॉजेस ऑफ डिफरेंस। ऐसा क्यों होता है? The difference in the both balances, bank balances for the cash book and passbook may arise because of the following reason. इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला है टाइमिंग। टाइमिंग का रीजन क्या होता है? Sometimes a transaction is recorded at two different times in cash book and passbook. This may happen in the following case. Mr. A has issued a check at PQR Limited. Now it will be recorded in his case book immediately, but the bank will recognize the transaction only when the same check will be presented it by PQR Limited. तो ये पहला कॉज आप समझ लीजिए। हमें ये आता है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, एक हमारा सबसे बड़ा रीजन है। तो क्या होगा? मान लो कि आपने 30 सितंबर को एक चेक दिया, ये PQR लिमिटेड जो है वो 2 अक्टूबर बैंक क्लोज होगी, तो 3 अक्टूबर को बैंक में जाके प्रेजेंट।
आप रिकंसिलिएशन करते हो 30th सितंबर को, तो आपके बैंक में अकाउंट में एंट्री नहीं होगी, तो ये ट्रांजेक्शन आपके यहाँ इनवेरेबली रिफ्लेक्ट होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। उस तरह से कई ट्रांजेक्शन हो गए। Similarly, for PQR Limited, entry in the cash book will be made immediately as the check is received from Mr. A. But the bank account will be credited when it collects money in respect of check. अब इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं, आपने एक चेक दिया अपनी बैंक का, सामने वाली पार्टी कोलकाता। अब ये कोलकाता से अपनी जो बैंक है उसमें पीक्यूआर लिमिटेड ये जमा करवाएगा 3 अक्टूबर। अब कोई अरेंजमेंट नहीं होने की वजह से कोलकाता वाली बैंक क्या करती है, कुरियर के थ्रू दिल्ली के यहाँ चेक भेजती है कलेक्शन के, और आप रिकंसिलिएशन कर रहे हो 7 तारीख को, जब तक पैसा नहीं आया है क्या होगा, पीक्यूआर लिमिटेड को भी ये रिकंसिलिएशन की दिक्कत होगी, क्योंकि चेक हैज बीन प्रेजेंटेड बट नॉट क्लियर्ड एट, इसे अनक्लियर इफेक्ट भी बोलते हैं। सेकंड जो बड़ा डिफरेंस है, transaction, there are various transactions for which the bank carries out by itself without intimating the customer. तो ये जो है बैंक कस्टमर को इन्फॉर्म नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन a saving bank account will be credited by the bank immediately, but the entry in the cash book will be made only when the customer comes to know about it. तो मान लो कि 4 बार हर क्वार्टर पर बैंक जमा करती है, अगर आपको पता है, आप प्रॉम्प्ट है उसी दिन चेक कर लेते हैं, एंट्री डाल देते हैं, तो ठीक है। नहीं तो क्या होगा, हर महीने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया होगा, लेकिन आपने अभी कैश बुक में एंट्री नहीं डाली, तो ये दोनों में फर्क। इन केस विद द बैंक चार्जेस, मान लो कि हर क्वार्टर को आपका करंट अकाउंट बैंक कुछ चार्जेस लेती है आपके पास से, तो वो चार्जेस जो है वो एज पर द नंबर ऑफ एंट्रीज होता है, तो अमाउंट फिक्स नहीं रहती है। तो क्या होगा, हर महीने पहला क्वार्टर कब खत्म होगा, जून एंड में, दूसरा सितंबर एंड में, तीसरा दिसंबर एंड में, चौथा मार्च एंड में। तो क्वार्टर एंड पर कुछ ना कुछ चार्जेस आपके अकाउंट में लगेंगे, जो आपने बैंक को पूछकर इसको अकाउंट फॉर नहीं किया है कैश बुक में, तो डिफरेंस आए। तीसरा जो बड़ा कॉज है वो है एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमने देखा था कि कभी डेबिट के बजाय क्रेडिट कर दिया, या तो चूक गए, ऑमिशन हो गया, ये सारी एरर्स यहाँ पर परेशान कर सकती है। Mistake of the errors made in preparing the accounts either by the bank or the customer can also result in the disagreement of the two statements. For example, omission of check issued. आपने एक चेक इश्यू कर दिया, मान लो 5,000 का, आपने लिखना भूल गए, और बैंक को तो पता नहीं होता है, बैंक ने डेबिट कर दिया। अब क्या होगा, अब आप बैंक के स्टेटमेंट मंगवाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये आपका एरर है, तो आपको इसको केस बुक में एंट्री करना पड़ेगा, और उसे for this reason, rectification of error is required to be done in both the statement before preparing any bank reconciliation statement. मतलब दोनों जगह पर आपको पहले रिकंसिलिएशन करना। ये एक चार्ट है जो कि हमारे स्टडी मेट में दिया गया है कि कॉजेस की वजह से क्या होगा। तो ये अलग अलग हेड जो है वो हमें फ्रिक्वेंटली हमारे सामने आएंगे। 9 कारण यहाँ पर दिए गए हैं, इसके ऊपर हम ढेर सारी प्रैक्टिस आज करने वाले हैं, तो हमारा एक अंदर कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर भी एक बार मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ। When bank balance as per the cash book is greater than the passbook, मतलब पासबुक 2,000 दिखा रही है और आपका कैश बुक बता रही है कि इसमें 8,000 बैलेंस होना चाहिए। क्या वजह हो सकती है, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट क्लियर, ये डिपॉजिट आपने किया है। दूसरा, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए तो बैंक का अकाउंट में वो बैलेंस कम हो गया। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी है कि भाई चलो मेरा ये सब्सक्रिप्शन है, आप हर महीने 5,000 रुपया उठाकर मेरे कोई रिकरिंग में अकाउंट में डाल देना, तो इसको डायरेक्ट पेमेंट।
डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, मतलब आपने कोई बिल प्रेजेंट किया था, बैंक ने डिस्काउंट भी कर दिया था और 3 महीने के बाद वो बिल वापिस आया, तो बैंक आपका अकाउंट ऑन द स्पॉट डेबिट कर देगा, आपको पता नहीं है, तो उस वक्त ये डिफरेंस आएगा। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, एज पर द कैश बुक इज लेस देन द पासबुक, मतलब बैंक में अकाउंट में बैलेंस ज्यादा, तो इसमें क्या होगा, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आपने चेक दे दिया है, आपने केस बुक में एंट्री लिखी, तो जो आपने इश्यू किया है चेक वो प्रेजेंट नहीं हुआ। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, आपने कोई फिक्स डिपॉजिट रखा था 10 लाख का और उसके ऊपर आपको 50,000 इंटरेस्ट मिला, आपको पता नहीं है, तो कैश बुक कम रहेगी, पासबुक ज्यादा हो जाएगी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, आपके अकाउंट में पैसा जमा आया है। डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय कस्टमर, ये आजकल फ्रीक्वेंट, कि भाई कस्टमर है आपके अकाउंट में डायरेक्टली जमा करता है, आपको बाद में पता चलता है जब बैंक का स्टेटमेंट आता है तो मैसेज आए। बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कभी कभी क्या होता है कि बिल्स जो है आपको ऑन द स्पॉट पैसों की जरूरत नहीं है, तो आपने इसको डिस्काउंट नहीं करवाते, लेकिन आप क्या करते हो, बैंक को बिल देते हो क्या आप इसका कलेक्शन करो, तो बैंक क्या करेगा, जो भी ड्रॉवर है उसको भेजेगा, तो ये सारी प्रक्रिया में 8-10 दिन लग जाएंगे, तो उस समय आपको पता नहीं होगा कि बिल का कलेक्शन हो गया है और आपके अकाउंट में पैसा आ गया। एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेस, जो हमने अभी सारी चीजों की चर्चा की, कि चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक नॉट क्लियर, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, ये अलग अलग हेड में से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें इसके सम्स करने हैं। अब कुछ जो सिनेरियो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, इसको हम समझ लेते हैं। पहला जो है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, तो उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या एग्जांपल है वो समझ लेते हैं। तो balances for the cash book and passbook are 10,000 rupees. Check of 2,000 is issued but not presented for the payment. तो आपकी कैश बुक में क्या होगा, आपने वो अकाउंट की एंट्री डाल दी होगी, तो सेम टाइम क्या होगा, बैंक को तो पता नहीं है जब तक चेक प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका बैलेंस 8,000 है कैश बुक का, और बैंक स्टेटमेंट का कितना रह जाएगा, 10,000, चेक हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड येट। चेक डिपॉजिट विद द बैंक बट नॉट क्लियर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने एक 3,000 रुपए का चेक डिपॉजिट किया है वेंडर्स अकाउंट, लेकिन बैंक में अभी ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो अभी दिखाई नहीं पड़ता, तो फर्क कितना आता है, सेम 3,000। सो यहाँ पर जब ये क्लियर होगा तब 3,000 आएगा, तो ये बैंक का बैलेंस 12,000 और यहाँ आपका 15,000। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, मतलब अलाउड का मतलब है आपके अकाउंट में क्रेडिट होना, तो ये क्रेडिट होगा तो क्या होगा, बैलेंस आपके यहाँ क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, लेकिन जब आपको पता चलेगा तब ये आप यहाँ पर डालोगे, तो ये दोनों के बीच में अंतर रहेगा। इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय द बैंक, मान लो यहाँ पर बैंक जो है उसने आपके अकाउंट में से पैसा डेबिट किया है, इंटरेस्ट 5, या तो इंटरेस्ट 5,000 रुपीज, या तो कमीशन या तो कोई चार्जेस वगैरह कुछ भी ले लीजिए इंटरेस्ट के बजाय, तो आपका बैलेंस तो यहाँ पर दिखाई ये पड़ेगा 10,000, लेकिन बैंक में कितना दिखाई पड़ता है, 5, देयर विल बी अगेन डिस्क्रिपेंसी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके हिसाब से 15,000 बैलेंस होना चाहिए, लेकिन बैंक ने 2,000 रुपया जो है वो डिविडेंड कलेक्ट किया है, तो ऐसी स्थिति में आपको
आपके अकाउंट में कितना रुपया है? 17,000। और कैश बुक में 15। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। मान लो आपने कहा है कि भाई इंश्योरेंस जो है हमारे अकाउंट में से डेबिट करके हर साल आप दे देना। अब इंश्योरेंस की ड्यू डेट हुई, बैंक ने 1500 रुपये पेमेंट कर दिया। तो बैंक के हिसाब से बैलेंस कितना है? 18,500। आपके हिसाब से कैश बुक में 20,000। जैसे डायरेक्ट पेमेंट होता है तो भी चेंज होता है। डिसऑनर ऑफ ए बिल। आपके कैश अकाउंट में क्या होगा? मान लो कि 23,000 का बैलेंस है। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट था, मिस्टर एक्स should deduct ₹3,000 the amount of dishonor of check plus 100 rupees। तो ये जो चेक था वो बाउंस हो गया या तो डिसऑनर हो गया या बिल कह लीजिए। तो उस वक्त क्या होगा? बैंक के अकाउंट में सिर्फ ये 100 रुपीज की एंट्री आएगी। तो आपको ये पूरा रिकंसाइल करने में दो एंट्री है, 3,000 प्लस 100। डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय कस्टमर। कोई कस्टमर है, मान लो कि आप एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ऑनलाइन आप परचेस कर रहे हो अमेजोन। तो क्या होगा? अमेजोन के अकाउंट में हर मिनट पर कहीं ना कहीं से पूरे देश में से क्रेडिट आ रहा है। तो उसी तरह से व्यापारियों के अकाउंट में भी छोटे महीने अमाउंट मतलब फ्रीक्वेंसी पर पेमेंट आते रहे। तो जब वो देखते हैं कि कस्टमर ने यहाँ पर पैसा भेजा है, कि आजकल कभी आप बुक्स ऑर्डर करते हो, क्या होता है? आप पेमेंट कर देते हो, सेलर को जब वो अपनी वेबसाइट चेक करेगा, ईमेल चेक करेगा, तब पता चलेगा कि आप उनको बुक भेजनी है। बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, तो जिसकी डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर ये टेबल में सारी चीजें दी रखी है। आई एम श्योर कि अगर इसको पढ़कर आप याद रखोगे तो आप एग्जाम में कभी भी इसको कर। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आप सम करके ही समझ पाओ। तो चलिए इलस्ट्रेशन 1 को देखते हैं। इलस्ट्रेशन 1 जो है तो समझने के लिए हमें हमारी स्टडी मेट के अंदर जाना पड़ेगा। लेट्स गो टू द स्टडी। हमारे स्टडी मटेरियल में ये इलस्ट्रेशन 1 दिया गया है। इसमें पासबुक और कैशबुक दोनों को हमें दिया। अब इसमें आपको करना क्या है? ऑफ कोर्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, लेकिन करेंगे कैसे? तो वो समझने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना है। यहाँ पर हमें दो टास्क दी गई है। अराइव एट द पासबुक बैलेंस फ्रॉम कैशबुक, मतलब पहले कैशबुक को भेज लीजिए और फिर पासबुक के बैलेंस पे आइए, या तो अराइव एट द कैशबुक बैलेंस फ्रॉम द पासबुक। तो दोनों प्रैक्टिस हमें यहाँ पर देखनी है कि ये किस तरह से करते हैं। दूसरा कि यहाँ पर सबसे पहले दोनों चीजें कंपेयर करने के लिए बोला है, तो हम ये प्रैक्टिकली ही करते हैं कि कैसे करना है। और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, एक बहुत ही इजी चैप्टर। मैं ये दोनों पासबुक और कैशबुक आपके कन्वीनियंस के लिए एक साथ एक जगह पर पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। लेट्स डू इट। ये पासबुक और कैशबुक की सभी एंट्रियाज हैं। अब प्रैक्टिकली आपको डिफरेंस ढूंढने के बजाय जो आपको काम करना है वो ये करना है कि पहले ये समझ लेना है कि कौन सी एंट्रियाज जो है वो एक समान है दोनों। अगर आप इसको टिक मार्क कर लेते हो, क्या होगा? आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि बाकी की जो चीजें है वो आपको रिकंसाइल कर। तो मैं यहाँ पर आपको
जितनी एंट्रीज जो है उसको एग्जाम में आपको नहीं करना है। यहाँ पर मैं काट रहा हूँ। देखिए, ये पासबुक के अंदर ये बैंक का पासबुक है और ये हमारी कैशबुक है। हमने 4 लाख किए थे डिपॉजिट, तो ये 4 लाख दोनों में है। फिर ये 35,000 रुपीज का एक चेक हमने दिया था, तो यहाँ पर ये 35,000 का चेक जो है वो है, इसको हम कट कर दें। 76,000 की एंट्री है। यहाँ पर नाम देख के ही करना, नहीं तो फंस सकते हैं। एक 30,000 का केस, 30,000। उसके बाद 43,000 जेराय एंड ब्रदर्स, जेराय एंड ब्रदर्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 43,000, ये 20,000 को छोड़कर सभी एंट्रियां हमारी टैली हो। तो एक एंट्री जो है वो हमारी कौन सी है? 20,000 वाली। यहाँ पर दो एंट्रियां टैली नहीं हो रही। 43,000 तो हुआ, बाद में नहीं हुआ। तो एक ये है, तो ये सारी फैसिलिटी सिर्फ कंप्यूटर पे होती है, आपको तो सिर्फ मैन्युअली करना है। चलिए, एक साइड हमने चेक कर लिया, अब दूसरी साइड। तो यहाँ पर ये हमारी कैश बुक की क्रेडिट साइड है। लीलर लिमिटेड का 60,000 जो है, ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर भी है। ये यहाँ पर 1 लाख का ट्रांजेक्शन रॉय जेम्स 8 तारीख को किया है, बैंक में वो 12 तारीख को हुआ है। यहाँ पर बाय दास एंड कंपनी 1,25,000, तो टू दास एंड कंपनी, तो ये भी हो चुका है। एक 73,000 की, फिर कैश एंट्री है 50,000 की, तो उसे हम कट कर देते हैं। तो ये 73,000 एंड 78,000, ये दोनों एंट्रियां नहीं टेली हो रही। तो एक ये है हमारे काम की चीज, एक है ये वाली 78। यहाँ पर आप देखेंगे कि 25,000 और 1,000, ये हमारे यहाँ नहीं है, बैंक अकाउंट में है लेकिन यहाँ पर। ये हमने डिफरेंस लोकेट किया। अब हमें करना क्या है? ऑफ कोर्स वी हैव टू रिकंसाइल। तो चलिए चलते हैं। दो अलग अलग पद्धति हमें दी है, बारी बारी दोनों को उससे हम टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बैलेंस इस पर पासबुक, कितना बैलेंस है? 243। अब यहाँ पर क्या हुआ है? चेक तो डिपॉजिट हमने कर दिए हैं, लेकिन अभी तक बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? बैंक के बैलेंस में क्रेडिट नहीं हुआ है तो ऑफ कोर्स इसे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ऐड। पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्यों ऐड कर रहे हैं। चेक डिपॉजिटेड
but not yet credited. कितने चेक है? 2, 1,05,000 और 34,000। अगर आपके पास वक्त है तो पार्टी का नाम लिखिए, नहीं तो वो शॉर्ट में लिख देना है। एम मोहन, कितनी अमाउंट है? 1,05,000। दूसरा है 34,000 इन नंदी। ये दोनों का टोटल जो होगा वो एड होगा 1,39,000। अब यहां पर आप देखेंगे कि 25,000 एंड 1,000 हैज बीन डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक ने डेबिट किया है, हमें तो पता ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमने ये सोचते हैं कि बैंक ने ये डेबिट नहीं किया है, तो लेट्स एड इट बैक। ये सिर्फ रिकंसिलिएशन पर्पज से होता है। तो हम ये जो बना रहे हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। एक्चुअल में कोई भी अकाउंट में डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा है, वो याद। तो एक है प्रीमियम पेड और दूसरा चार्जेस। दोनों कितने हैं? 25,000, 1,000। तो ये 26,000 भी आपको ऐड करना है। तो कुल मिलाकर 243 था, उसमें 139 आप ऐड करोगे और 26,000 भी ऐड करोगे, तो ये बैलेंस कहां पहुंचेगा? 4 लाख। अब जो एंट्रियां बाकी बची है 73,000, 78 और 20, 3 एंट्रियां बची है। ये किस चीज की है? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तब आपने अपने अकाउंट में इसको कैश बुक में ले लिया, तो उसको हम लेस कर देते हैं, क्योंकि अभी तक वो पासबुक अकाउंट में आई नहीं। ये हम क्या कर रहे हैं वो आपको हमेशा याद रखना है। हमने ऊपर कौन सा बैलेंस लिया था? पासबुक का। इसीलिए हम ये कर रहे हैं। अगर ऊपर कैश बुक लिया होता तो ये सारी प्रोसेस उल्टी करती है। देखते हैं कि वो रिवर्स किस तरह से होता है। लेस क्या करेंगे? चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंट। कितनी अमाउंट है? एक है के नागपाल 73,000। दूसरा है बी बाबू 78,000। दोनों का टोटल करेंगे 1 अब एक और लेस करना है। क्या करना है? यहां पर आप देखेंगे कि 20,000 इज कलेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये सोच लेते हैं कि ये हुआ ही नहीं है। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इनटू द कैश बुक। तो ये 20,000 को भी लेस कर देते हैं। 4,08,000 माइनस 151 माइनस 20,000, इसको आप अगर नेट ऑफ करोगे तो 2,37,000 आएगा, जिससे हम क्या कहेंगे? बैलेंस पर। तो यहां पर आप देखेंगे कि बैलेंस कितना है कैश बुक में? 273। तो दिस इज द रिकंसिलिएशन प्रोसेस। आप देखेंगे कि इसमें कोई ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर पाओगे। आपको कंसेप्ट याद रखना है कि चेक अगर डिपॉजिट होता है और क्रेडिट नहीं होता है तो क्या करना। अब मैं आपको इसी का दूसरा पहलू दिखा रहा हूं। ये जो है उसमें हम कौन से बैलेंस से शुरुआत करेंगे? कैश बुक। चलिए चलते हैं।
अब जो दूसरा पहलू है, बैलेंस एज पर द कैश बुक। तो बैलेंस एज पर द कैश बुक है कितनी? इट्स 2,37,000। दोबारा देखते हैं, ये जो 73,000 है, और एक और चेक है 78,000। तो ये चेक इश्यू किया है लेकिन प्रेजेंट नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, हमने तो कैश बुक में से इसको डेबिट कर दिया है तभी जाके बैलेंस बना। तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये चेक अभी हमने इश्यू नहीं किया, तो लेट्स ऐड इट बैक, क्योंकि हमें कहाँ पहुंचना है, पासबुक के। तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, एक 73,000 का है, एक 78,000 का है। एग्जाम में नाम वगैरह लिखते रहना। तो ये 151 आप क्रेडिट करेंगे। जैसे आपने देखा था कि 20,000 रुपीज जो है, एक यहाँ पर बैंक ने ऐड किया, बैंक ने कलेक्ट किया है, तो हम ये मानते हैं कि हमें बैंक के बैलेंस पे पहुंचना है, तो बैंक ने ये हमें दे दिया, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इंटरेस्ट इंटर्ड इन पासबुक। याद रखना ये सब हम स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, नहीं कि एक्सेल बुक में। हालांकि सही तरीका क्या है, पहले हमें हमारी कैश बुक में एडजस्टेड सभी पोस्टिंग कर लेने हैं, फिर जो बचता है उसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, आगे जाके हम वो भी देखेंगे। सो यहाँ पर इसका टोटल करते हैं 237, 151 और 20,000 का, तो कुल मिलाकर ये बन जाएगा 4,08,000। अब जो चेक हमने डिपॉजिट किए हैं लेकिन बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं है, उसको लेस कर देना है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, एन मोहन एन गांधी। कितनी अमाउंट थी, 1,05,000, कुल मिलाकर 1,39,000। अब लेस करेंगे दूसरा, प्रीमियम पेड। यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है स्टडी मटेरियल में 7 नंबर का, इसको देख लेते हैं। मिस्टर ए के केसबुक हैज शोन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। चलिए देखते हैं केसबुक। मैं आपको कुछ चीजें थोड़ी देर के लिए याद दिलाता रहूंगा, आपको लगेगा कि बहुत सारा रिपीटेशन कर, लेकिन इससे चीजें जो है वो हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाती हैं। ओके, केस बुक कौन मेंटेन करता है, एट द कस्टमर एंड। ये हम किसका अकाउंट होगा, आवर ओन। ये पासबुक कौन मेंटेन करता है, बैंक ऑफ कोर्स। ये कस्टमर। अब इसे हमें स्क्रूटिनाइज करना है कि भाई गलती कहाँ है। देखिए यहाँ पर क्या बैलेंस है, 1,28,000। यहाँ पर कितना शो कर रहा है, वह 3,28,000। तो प्रेमा फैसी डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज अच्छा खासा है, 2 लाख का। 328 128, 2 लाख। ट्रांजेक्शन बहुत कम है। देखिए अब शुरुआत करते हैं समझने के लिए कि गलती कहाँ हुई है। सबसे पहले जो गलती नजर में आती है वो इसको लिखते हैं। यहाँ पर मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,000 किया गया। तो जो आप नई बुक बनाओगे उसमें क्या लिखोगे आप, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पर क्रेडिट साइड में है
उसका मतलब क्या है, ये एक्चुअल में डेबिट बैलेंस है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। 1 अप्रैल को ये इस साइड में लिखना था, और कितनी अमाउंट लिखनी थी, 1 लाख। तो आपने यहाँ पर जो अकाउंटेंट थे उस महाशय ने कितनी लिख दी, उन्होंने पूरा डबल कर दिया। और 1 अप्रैल को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन किया। ब्रॉड डाउन सही लिखा, लेकिन ये बाई नहीं होता है, टू होता है, और सिर्फ 10,000 का, मतलब दो गलतियां। एक गलती कौन सी कर दी, बैलेंस इज ऑन डेबिट साइड 1 लाख। दूसरा, ये 10,000 है वो भी क्रेडिट साइड लिखा। तो ये दोनों हमें वापस एड बैक करना। कौन सा है कि भाई बैलेंस जो है वो वापस 10,000 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया है, वो गलत। अब देखते हैं और क्या एंट्रीज है। यहाँ पर तो वाइन लिमिटेड और यहाँ पर वाइन लिमिटेड को 60,000 दिया है, तो इस एंट्री को देखना है। कैश से 80,000 दिए हैं, छोड़ देते हैं इसे। ये साइड ओके हो गई। अब यहाँ पर आते हैं, 2,000 रुपीज कैश विड्रॉ किया है, यहाँ पर भी। तो यहाँ बाकी तो सब बैलेंस की एंट्री है, तो यहाँ पर सिर्फ एक एंट्री थी, यहाँ पर टू वेंडी लिमिटेड। वेंडी लिमिटेड को चेक हमारे अकाउंट में डेबिट हुआ है बैंक में, इसका मतलब क्या है, चेक इश्यू किया है, लेकिन ऐसा तो हमने कोई चेक ही इश्यू नहीं किया। उसका मतलब क्या है, बैंक ने गलती से किसी की और के बजाय आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो ये हमारी तीसरी गलती। तो आप देखेंगे कि कुल मिलाकर तीन चीजों की इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगी। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को। हमें शुरुआत करते हैं बैलेंस इस पर फेसबुक 1,28,000। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेक्ट ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1 लाख। तो ये हम वापिस ऐड। दूसरा, 10,000 रुपीज का जो था इनकरेक्ट ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिया था, ये भी कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। इसीलिए हम इसको वापस ऐड कर, ऐड इनकरेक्ट तो ये 10,000 हो। अब एक चेक हमने दिया ही नहीं है, ये वाला 90,000, इसको लेस करेंगे, लेस चेक इश्यूड। यहाँ पर दो संभावना, एक संभावना क्या है, चेक आपने इश्यू ही नहीं किया है, या तो फिर हो सकता है कि आपने इश्यू कर दिया हो। मान लीजिए कि ये बैंक की गलती नहीं, बैंक ने अच्छे खासी पोस्टिंग की है, तो क्या दूसरी गलती कौन सी हो सकती है, आपकी, मतलब अकाउंटेंट की। तो उसने क्या किया होगा, ये चेक तो दे दिया होगा, लेकिन केस बुक में लिखा नहीं है, तो अब उसको बीआरएस में लिखते हैं। तो ये 90,000 क्या बन जाएगा, चेक इश्यूड बट नॉट रिकॉर्डेड। उसका मतलब क्या है, आपने केस बुक में रिकॉर्ड नहीं। दोनों संभावनाएं हैं। हम एक ये संभावना पे चलते हैं, बैंक ने अपना काम सही किया है, तो चेक इश्यूड बट नॉट, तो इसको हम लेस कर देते हैं 90,000 से। तब इसका टोटल करेंगे हम,
तो ये फिगर आएगा 1 लाख। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक। ये एडजस्टेड कैश बुक भी आप इसे कह सकते हो, या तो करेक्टेड, ये आपकी करेक्टेड कैश बुक है। यहां तक कि आपने इसे करेक्ट किया। अब आपका बैलेंस कौन सा है? 148। ओके, तो अभी रिकंसिलेशन पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? 328। तो और कुछ गड़बड़ हो सकती है। चलिए, हमारी एंट्री तो समाप्त हो गई, बैंक ने क्या किया इसे देख लेते। देखिए यहाँ पर 1 लाख प्लस 60,000, ओके, प्लस 80,000, 240, ओके, टू वेंडी लिमिटेड 90,000 डेबिट। तो ये जो है बैंक ने यहाँ पर गड़बड़ कर दी है। डेबिट के बजाय कितना बैलेंस निकाला है? प्लस का, जो कि नहीं निकलना चाहिए। कितना बैलेंस होना जो चाहिए? 1,50,000। उसके बजाय कितना निकाला? 330 का। तो बैंक के अकाउंट में कितने का डिफरेंस आ गया? 1,80,000 का। बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपने ये गलती की है। कई कस्टमर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके फेवर में है। ऐसा नहीं करना। तो चलिए, बैलेंस एज पर पासबुक is 3,28,000 less check to Wendy Limited wrongly added instead of subtraction. या तो आप दो बार इसको 99,000 लिख सकते हो, तो 180 लिख सकते हो। तो ये अगर आप माइनस करते हो 1,80,000, तो ये बैलेंस भी कितना हो जाएगा? 1। सो दिस इज हाउ द डिफरेंस। अब कितना बचा है? टेल इट। ये आपका बैंक रिकंसिलिएशन टेल चुका है। तो यहाँ पर हमने कितनी प्रकार की गलतियां देखी? एक तो रॉन्ग ओपनिंग बैलेंस वाली, फिर अमाउंट की हमने गलती करी है, फिर ये चेक लिखना ही भूल गए, इट इज एरर ऑफ ओमिशन, फिर बैंक ने यहाँ पर गलती कर दी, इट इज एरर ऑफ कमीशन। तो ये सारी चीजों को मिलाकर हमारा बैंक रिकंसिलिएशन दोनों साइड टेली। So this is how they are presented in ICAI book study material. मेरे रिक्वेस्ट ये है कि प्रेजेंटेशन जो है वो ICAI का ही फॉलो कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स हमें वहीं से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया जाता है, अलग अलग प्रश्न में कुछ माइनर वेरिएशन दिखेगा, तो वो हम आगे आगे बढ़ें। अब प्रोसीजर क्या है? व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिकंसाइलिंग द कैश बुक बैलेंस विद द पासबुक बैलेंस? कैसे करना है? Before proceeding further, student must understand that debit balances for the casebook means deposit in the bank or cash at bank, or credit balances for the passbook. ये हम अब समझ चुके हैं। अब हमारे सामने क्या होगा? Credit balances for the casebook means excess amount over deposit withdrawn by the account holder, or overdraft balance or debit balances for the passbook. It means that student can be required to start bank reconciliation from any of the following four balances. मतलब कोई भी चार अलग अलग प्रकार के बैलेंस से हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सा? डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। तो ये कब होगा? ओवरड्राफ्ट होता है। डेबिट बैलेंस एज पर द पासबुक, ये कब होगा? व्हेन देयर इज ओवरड्राफ्ट। और क्रेडिट बैलेंस पर द, किसी भी समय सिर्फ दो ही संभावना होगी, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
While doing the reconciliation, the following type of the problems can be given. एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं. When causes of the difference are given, मतलब कॉज आपको दिए गए होंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे? रिकंसिलिएशन विदाउट एडजस्टिंग केस बुक. आपको केस बुक में कुछ नहीं करना है. जैसे अभी हमने केस बुक में पहले एडजस्ट करके बैलेंस सही निकाला, तो ऐसा नहीं करके पहले रिकंसिलिएशन आफ्टर एडजस्टिंग द केस बुक, हमने पहले केस बुक को एडजस्ट किया और फिर बैलेंस टैली किया. कॉज ऑफ डिफरेंस अगर नहीं दिए गए तो यही दोनों तरीके काम आते हैं, एक रिकंसिलिएशन विदाउट एडजस्टिंग केस बुक और रिकंसिलिएशन आफ्टर एडजस्टिंग केस बुक. ज्यादातर शम्स में आपको ये क्लियर कट कहा जाएगा कि प्रिपेयर द एग्जिस्टिंग अकाउंट वगैरह. नहीं तो क्या करना है वो हम प्रैक्टिस के आधार पर तय कर लेंगे. चलिए आते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर. ये जो एग्जाम्पल है 8 नंबर का, केस बुक हमें दी गई है और पासबुक दी गई. बैलेंस में क्या डिफरेंस है? 2000 रुपीज का. कभी कभी क्या होगा, आपको एक सिंगल एंट्री में ही पता चल जाएगा कि चलो ये डिफरेंस है, लेकिन जब भी चेक करें पूरा चेक कीजिए. वजह क्या है? हो सकता है मल्टीपल एंट्रियों की वजह से आपका डिफरेंस कोई एक एंट्री के साथ में जोड़ रहा हो. तो जल्दबाजी ना करके सभी पूरा चीजों को पढ़कर ही आगे बढ़े. चलिए इसको कंपेयर करते हैं. अब देखेंगे यहाँ पर हमारा ओपनिंग बैलेंस जो था वो कितना है? 70,000. यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस कितना है? 1 लाख. मतलब ओपनिंग में ही 30,000 की एंट्री है. उसकी एक वजह क्या हो सकती है कि आपने एक चेक दिया है लास्ट तारीख को या उसके आसपास को, तो आपने एंट्री डाल दी है. बैंक में आप प्रेजेंट होने के लिए बाद में आए. हो सकता है कि आपने 30 अप्रैल को किसी को चेक दिया, तो आपका बैलेंस कितना हो गया? 70,000. और बैंक में प्रेजेंट कब हुआ? 7 तारीख को. तो ये जो एंट्री है ये हमारे चेक टू मिस्टर ए, ये टैली नहीं हो रही है. दूसरा अवेंजर्स 50,000, मैं यहाँ पर काट रहा हूँ, आप एग्जाम में ऐसा कुछ मत कर, पेंसिल से छोटी सी टिक कर. ये 80,000. रिचा लिमिटेड 20,000. तो अब क्या बचा? 2,000. तो ये जो है ये बैंक चार्जेस है जो कि हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. तो यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस है वो कितना होता है? 32,000 रुपीज. लेकिन एक्चुअल डिफरेंस कितना है? ये हमारा जो डिफरेंस है, एक तो ये एंट्री आ गई होगी पिछले टाइम पर बैंक रिकंसिलिएशन में, मतलब ओपनिंग बैलेंस ही जो है वो उसमें हमारी एक 30,000 की थी और दूसरा 2,000 रुपया की. चलिए इसे सॉल्व प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ये है. यहाँ पर मैं बैलेंस में सिर्फ 2,000 का फर्क है और एंट्री भी है बैंक चार्जेस की, लेकिन हमें क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस के लिए भी. तो ये दोनों चीजें हम सिर्फ 2 ही एंट्री हमें रिफ्लेक्ट करनी है. तो ये हमारा जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, वहां पर हमें रिगार्डिंग पहले हमें क्लेरिफिकेशन देगा होगा रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस दिस. यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि 7 तारीख को प्रेजेंट हुआ चेक हमने कौन सी तारीख को इश्यू किया था और उसकी इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी हमारी फेसबुक में दे दी थी, विच इज क्वाइट क्लियर. अब दूसरा रिगार्डिंग क्लोजिंग बैलेंस.
या आप कोई भी मेथड ले सकते हो पासबुक या, तो आप सिंपली देखोगे तो क्या है बैलेंस एज पर द केस बुक, 2000 1,08,000। ये जो होगा वो आपको 2000 लेस करना पड़ेगा, लेस बैंक चार्जेस, ऐड करना पड़ेगा बैंक चार्जेस, सो इट विल बी 1,80,000, दैट इज द एज पर द बैलेंस इनटू द, यहाँ पर मैंने पूरा उल्टा कर दिया, 180 लेस 2000, so that will be 178 as per the past। ओके, सो इस तरह की छोटी छोटी एंट्रियां, हालांकि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन आपको एग्जाम में इंडिविजुअल तौर पर पूछी। अब मेथड ऑफ रिकंसिलिएशन में जैसा हमें कहा गया था कि भाई विदाउट प्रिपरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैश बुक, तो यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने कहीं पर भी एडजस्टमेंट नहीं, हमने सीधा जिस तरह से था उसी तरह से हम आगे बढ़ गए थे, और कोई भी हमने एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं किया। एक और सिस्टम है एज पर द प्लस माइनस रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर प्लस अमाउंट एंड माइनस अमाउंट फॉर्मेट आप देखेंगे तो दो कॉलम बनाए गए हैं, एक प्लस अमाउंट और एक माइनस अमाउंट। वही चीज है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये दोनों प्लस की गई है, इंटरेस्ट एंटर्ड इन द पासबुक ये भी प्लस है। ये जो प्रोसेस है ये हमको क्विकली किस तरह से रिकंसाइल करना है ये दी गई है, लेकिन एग्जाम में जब हम देंगे तो पूरा नरेशन के साथ जो हमें पीछे दिखाया गया था इसी फॉर्मेट पर हम, ताकि हम अच्छी तरह से मार्क कवर कर। प्रैक्टिकली आप देखोगे तो एक ही काम किया है, तब हमने डेली वही तरीके से, लेकिन प्रेजेंटेशन मेथड। क्विकली कैलकुलेटर पर चेक करने के लिए आप पर्सनली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका आंसर सही है या गलत, लेकिन अगर एग्जाम हो तो। चलिए अब आते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 2 के ऊपर। एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं तो देख लेते हैं। एग्जाम में इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब हर चीजें ज्यादातर टेबल फॉर्मेट में नहीं होगा, नरेशन फॉर्मेट में होगा, तो आपको अच्छी तरह से पढ़ के इसमें आगे बढ़ना है। तो चलिए यहीं पर बना लेते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है, ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट इन रुपीज। ओके, सो पहला बैलेंस, पहली लाइन दी गई है तो वो क्या है, एज पर कैश बुक कितना है, 2,40,000। सेकेंड लाइन, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट। इश्यू कर दिया होगा तो हमने क्या कर दिया होगा, केस बुक में से ऐड कर दिया होगा। हमें कहां से कहां जाना है, केस बुक से पासबुक में, तो हमें क्या करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, इसका फॉर्मेट सिंपल है, पहले बैलेंस कोई भी एक केस बुक या पासबुक का लेना है, फिर ऐड आइटम, लेस आइटम, लास्ट में कौन सा रहेगा, बैलेंस इस पर, ऊपर अगर केस बुक है तो पासबुक। चलिए ऐड करते हैं, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,36,000। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड तो लेस होगा, नॉट क्लियर तो ये 90,000 लेस हो गया।
बैंक चार्जेस अमाउंट 300। तो बैंक चार्जेस बैंक ने डेबिट किया है तो हम बैंक को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक ऐड कर, बैंक में ऐड हुआ है तो यहाँ कर देंगे तो 1200। लास्ट एंट्री बैलेंस दिखाई गई है, सही है गलत चेक कर लेते हैं। टू 86,950। सो दिस इज, इतना सिंपल लेकिन होगा। सो फ्रेंड्स, बीआरएस का हमारा जो ये चैप्टर है, यहाँ पर हम पार्ट 1 को समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू वेरी मच।